नागपुर दो विभाग में बटा हुआ है, एक रेलवे पटरी के इस पार और एक रेलवे पटरी के उस पार। रेलवे पटरी के इस पार हाउ आर यू, काय खाल्लं, चांगले आहात ना, सायंकाळी भेटू ना। और उधर लाया क्या रे नल्ला, आणि इकडं काय आणलं बे, क्यों होती है ये हालात, ये मजाक का विषय नहीं है। जानबूझकर आपके एरियाज को स्लम रखा जाता है, क्योंकि जहां एरिया स्लम नहीं है वहां पर डॉक्टर पैदा होता है, जहां एरिया स्लम नहीं है वहां पे इंजीनियर प्रोफेसर पैदा होता है, जहां एरिया स्लम नहीं है वहां पे आर्किटेक्ट पैदा होता है, सीए पैदा होता है, एसपीओ पैदा होता है, और जहां एरिया स्लम है वहां गांजा बेचने वाला शकील, सुनील, सत्तार पैदा होता है। जहां स्लम एरिया होता है वहां चाकू छुरी लगाने वाला पैदा होता है। इसलिए एक प्लान के तहत आपके बस्तियों को स्लम रखा जाता है। क्यों भैया, पूछो इन लोगों से। मैंने तो कहा था पिछली सभा में, आज किया है, डालो डाले हाँ। आपको कच्चा चिट्ठा मिलेगा कि 10 साल में 5-5 साल में आपके वार्ड के लिए महानगर पालिका से कितना फंड मिला। आपको आश्चर्य लगेगा, ताज्जुब लगेगा कि एक नगर सेवक को 15-15 करोड़ रुपए मिला। कुठे टाकलं रे बापू, विचारा। अगर 15-15 करोड़ रुपए तुमको तुम्हारे 5 साल में मिले हैं तो मेरे बस्ती का जिम कहाँ है, मेरी बस्ती की लाइब्रेरी कहाँ है, मेरे बस्ती का हॉस्पिटल कहाँ है, पूछो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का स्पीच हुआ था 1951 में। पहला इलेक्शन इस देश में 1951 में हुआ और इस देश में संसद बनी। जरा गौर से सुनना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो भाषण हुआ था मोहम्मद अली रोड मुंबई में, आज तक मुसलमानों की इतनी बड़ी सभा किसी गैर मुस्लिम नेता के आगे नहीं लगी जितनी बाबा साहब आम्बेडकर जी के आगे लगी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि देखो, मैंने आरक्षण के तहत मनुवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए अपने जाति जमाती के लोगों को एक मुकम्मल रास्ता दे दिया है। मुसलमानों, तुम्हारा रिजर्वेशन जाता रहेगा, क्योंकि जब अनुसूचित जाति जनजाति को बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया उस समय आप भी रिजर्वेशन में थे, ये मुसलमानों को पता नहीं है। ये अभी कल परसों की बात नहीं है जो हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। 1932 में साइमन कमीशन ने रिजर्वेशन दिया था जिसमें 63 बिरादरियां मुसलमानों की रिजर्वेशन में थी, और उसी का नतीजा था कि जब देश आजाद हुआ तो शासन प्रशासन में आप 33% थे, और जिसे ईमानदारी से आरक्षण दिया, मतदान दिया, जिसे बहुत ईमानदारी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बिठाया, उस कांग्रेस ने 2006 में सरकारी नौकरियों में तुम्हारा परसेंटेज 2% कर दिया। बाबा आदम बर्बाद हो गए सियासत में, बच्चे ने मकान से झंडा नहीं उतारा है। ये तुम्हारे बर्बादी का आलम है कि 1947 में आप 33% होते हो जनाब सरकारी नौकरियों में, और 2006 में सच्चर रिपोर्ट आती। एमआईएम ने नहीं बिठाई सच्चर रिपोर्ट, सच्चर रिपोर्ट खुद कांग्रेस ने बिठाया, लेकिन कांग्रेस वालों को पता नहीं था कि कुछ लोग भारत में बहुत ईमानदार है। जिस सच्चर न्यायमूर्ति को हम रिपोर्ट देने के लिए बिठा रहे हैं वो ऐसी सच्ची रिपोर्ट देगा कि कांग्रेस का चेहरा तार तार कर देगा। सरकारी नौकरियों में 2% बच गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने 51 में कहा था कि ऐ मुसलमानों, मैंने मेरे दलित समाज और पिछड़े समाज का रिजर्वेशन देकर इस मनुवादी व्यवस्था में उनके प्रतिनिधित्व को एक हद तक मुकम्मल कर दिया है। तुम्हारे पास में राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, वो पैदा करो। कब कहा था? 1951 में कहा था क्या है मुसलमानों, तुमको अगर प्रतिनिधित्व चाहिए तो तुम्हारी राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए, तुम्हारा कायद खड़ा होना चाहिए। ये आवाज हैदराबाद में सुनी और एमआईएम खड़ी हुई। जरा हिस्ट्री को ढंग से चेक करना, क्या हुआ था 1951 में पहली संसद में। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जमहूरियत में, प्रजातंत्र में मैंने आपको मतदान का वोट देकर अपने प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था कर दी, लेकिन 1951 में जितने संसद में गए
उनमें से 80% लोग वही राजे थे, वही जमींदार थे, वही मनुवादियों के मुखिया थे जो संसद में जाकर मनुवादी व्यवस्था चलाना। क्या इन स्कूलों में माली नहीं बना सकते तुम्हें? क्या इन स्कूलों में चपरासी नहीं बना सकते तुम्हें? क्या हमारे पास ग्रेजुएट लोग नहीं है? क्या हमारे पास बीएड हुए वाले लोग नहीं है? नो एंट्री का बोर्ड लगा है और तुम कितने पोस्टर चिपकाना है? कहा पे चिपकाना है? अल्लाह कसम मर जाऊंगा, हर जगह पोस्टर चिपकाऊंगा। क्या कर रहे हो 70-72 सालों में? क्या नतीजा है तुम्हारे सामने? अरे इस भारत में मुसलमानों के हाथ में चूड़ियों का व्यवसाय था, खत्म। इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के हाथ में भंगार का व्यवसाय था, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरा भंगार का व्यवसाय बंद कर दिया। मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति के हाथ में गोश्त का इंटरनेशनल नहीं नेशनल मार्केट था। इंटरनेशनल मार्केट तो उच्च वर्णीय हिंदुओं के हाथ में गया, लेकिन लोअर मार्केट जो मेरे गरीब हिंदू, गरीब आदिवासी, गरीब दलित और गरीब मुसलमानों के हाथ में था, वो महाराष्ट्र में ही नहीं भारत में खत्म कर दिया। इस देश में 3.5 लाख मुसलमान शक की बुनियाद पे जेलों में बैठे हैं और बम फोड़ने वाली संसद की मेंबर बन जाती है और बाइज्जत बरी हो जाती है, जैसे मुसलमानों ने खुद ही बम लगाकर आत्महत्या की हमारे गांव में बम फोड़कर। वो जो मॉब लिंचिंग करने वाला वो मार देता है आपके बच्चे को किस शक पर? फ्रिज में गाय का गोश्त होगा इस शक पर मार देता है मॉब लिंचिंग में। पहलू खां मर गया, 27 लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए। और ये कैसी सियासत है कि जो मारते हैं उनका फूलों से स्वागत मंत्री करता है और बाद में कोर्ट बोलता है कि फ्रिज में जो गोश्त था वो बकरे का था। किसको सजा देंगे आप? कैसे मुकाबला करोगे आप? आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे एक ही रास्ता है, जो बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, आपकी सारी समस्याओं की जड़ राजनीति है, लेकिन राजनीति की चाबी तुम्हारे पास में है। वो कहते हैं कि तुम अकेले आ नहीं सकते, हम कहते हैं हमारे बिना तुम सियासत जा नहीं सकते। अगर हम सियासत में अकेले आ नहीं सकते तो हमारे बिना तुम सियासत पे चढ़ भी नहीं सकते। अरे इतना तो कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। आज महानगर पालिका का चुनाव आया है, हमने अहद किया है 48 पार्षद हम यहां से लड़ाएंगे। आप जानते हैं औरंगाबाद में हमारे 25 पार्षद हैं, 25 में से 12 पार्षद नॉन मुस्लिम हैं। नाम गिनाता हूं, इस महाराष्ट्र में 60 हमारे निगम पार्षद है और 62 नगर पालिकाओं के पार्षद हैं। आज हमारे पास में 2 आमदार हैं। इतनी बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पार्टी मुसलमानों की नहीं है, लेकिन सबसे पीड़ित समाज मुसलमान है, इसलिए उसे खड़ा होना पड़ता है। इसलिए दिखाई देता है कि मुसलमान ज्यादा है, लेकिन इन मुसलमानों के पीछे बाबा साहब आम्बेडकर और फुले की फिलॉसफी है। ये भी तो समझो। माई सावित्री को अपने घर में ले गए, 3 साल तक आपने पाला और महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब बच्चियों की पहली स्कूल उस्मान शेख के घर में खोली। अरे वो किरदार है तुम्हारा, वो सियासी वजूद है तुम्हारा। इस देश में खलनायकीकरण का काम किया गया। जिधर देखो उधर मुसलमान विलन, खलनायक खलनायक खलनायक। बोलने वाली फौज एमआईएम पे खड़ी होनी चाहिए। बोलने से पहले पढ़ना सीखना चाहिए, लिखना सीखना चाहिए। अरे बैरिस्टर साहब कलम निकाल के बताते हैं कि लिखो, क्या लिखो? ट्रक के पीछे शायरी। चली मेरी रानी, उड़ता है धूल तो खिलते हैं फूल। किसने लिखा? नब्बू मियां शायर ने लिखा मोमिनपुरा में बैठ के। इससे सियासत पलटेगी? सियासत इससे नहीं पलटेगी। सियासत पलटने के लिए आपको डाटा रखना पड़ेगा। इन सरकारों के सामने सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या भाजपा को मालूम नहीं? क्या कांग्रेस को मालूम नहीं? क्या राका शिवसेना को मालूम नहीं? इस
महाराष्ट्र में 22 लाख मुसलमान किसान मजदूर है। ये एमआईएम की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में 22 लाख मुसलमान किसान मजदूर, पूरे मुसलमान महिलाओं में 23% मुसलमान महिला मेहनत कश के व्यवसाय में जाती है। वो बाजार सब्जियां बेच के पेट पालती है। वो कंस्ट्रक्शन के लाइन में ईंट और गारा उठा के जाती है। ये है तुम्हारी पोटेंशियलिटी। इस महाराष्ट्र में टोटल मुसलमानों के 51% मुसलमान सिर्फ रास्ते पे व्यवसाय करता है। ठेला लगाकर फ्रूट बेचेगा, पोता बिछाकर रिपेयरिंग के काम करेगा। अरे क्या है वालों तुम्हारी पोटेंशियलिटी? इस डाटा को तुमने इकट्ठा किया तो इंशाअल्लाह इस महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तुम्हारे साथ में हर मजलूम आएगा, हर मजलूम आएगा। आज यहाँ पर महानगर पालिका में आप जो गणित बिठा रहे हो वो बिल्कुल सटीक गणित है। कास्ट टाइप वाले आए हमारे साथ में, एक की बेटी वालों से चर्चा चल रही है, ओबीसी संगठन वालों से चल रही है, क्योंकि हम जितने मजलूम हैं उतने ही मजलूम वो है। धर्म राज्य का नारा देने वाले मुसलमानों को विलन बनाकर हिंदू समाज के सामने खड़ा किया। मेरा हिंदू समाज उनके चेहरे नहीं पहचान पाया, वो संत तुकाराम को समझ नहीं पाया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ नहीं पाया। क्या है छत्रपति शिवाजी महाराज का मैसेज? अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया तो सबसे पहले अपने स्वराज्य का विदेश सचिव और खासगी सचिव मौलाना हैदर को बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने उस्तादों के बारे में डिक्लेरेशन किया कि ये मेरे गुरु है, तो किसे बनाया? संत तुकाराम जी को गुरु बनाया। और उसी वक्त कोलसी के याकूत सूफी बाबा को भी अपना गुरु बनाया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के नाम से तुम्हारे खिलाफ दंगल, जब भी जयंती आती थी, पुण्यतिथि आती थी, मुसलमानों के खिलाफ दंगल शुरू। कितना खलनायकीकरण किया गया। इस खलनायकीकरण से एमआईएम तुम्हें बाहर निकालेगी, बिल्कुल निकालेगी। और तुम्हें निकलना होगा मोमिनपुरा से बाहर निकलकर सदाशिव पेट में तुम्हें आवाज बुलंद करना होगा। आंबेडकरी समाज को साथ में लेकर, फुले आंबेडकरी समाज को साथ में लेकर नई पहल तुम्हें करनी होगी। ये वक्त का तकाजा है। अगर ये नहीं करोगे तो याद रखना, बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्याय व्यवस्था के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने सटीक विश्लेषण किया था। 1919 में इस भारत में फिलिप्स कमेटी आई थी, उसने न्याय व्यवस्था का रिपोर्टिंग किया था और उसने बताया था कि न्याय व्यवस्था में 99% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी मानसिकता सबको समान मानने की नहीं है। ये रिपोर्ट फिलिप्स कमेटी की रिपोर्ट है। और वो मानसिकता लाइव पे आवाज आ रही बराबर? साथियों टाइम खत्म हो गया। नहीं थोड़ा है, 10 मिनट बोल सकते। साथियों एक बात ध्यान में रखिए, 1951 में ही जब पहली चुनाव की रणनीति हुई तो बाबा साहब आंबेडकर खुद कहते हैं कि उस संसद में मुसलमानों के कम से कम 150 सांसद चुनकर जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और जहां दी वहां चुनकर आने नहीं दी, जहां दी वहां चुनकर आने नहीं दी। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए, वक्त का तकाजा है। मैं समझता हूं मेरी आवाज आ रही है? साथियों ये जो महानगर पालिका का चुनाव है, ये मिनी आमदार का, मिनी मंत्रालय का चुनाव होता है। नागपुर 2 विभाग में बटा हुआ है, एक रेलवे पटरी के इस पार और एक रेलवे पटरी के उस पार। रेलवे पटरी के इस पार हाउ आर यू, काय खाल्लं? चांगले आहात ना? सायंकाळी भेटू ना। और उधर लाया क्या रे नल्ला, आणि इकडं काय आणलं बे? क्यों होती है ये हालात? ये मजाक का विषय नहीं है।
जानबूझकर आपके एरियाज को स्लम रखा जाता है, क्योंकि जहां एरिया स्लम नहीं है वहां पर डॉक्टर पैदा होता है, जहां एरिया स्लम नहीं है वहां पे इंजीनियर प्रोफेसर पैदा होता है, जहां एरिया स्लम नहीं है वहां पे आर्किटेक्ट पैदा होता है, सीए पैदा होता है, एचडीओ पैदा होता है, और जहां एरिया स्लम है वहां गांजा बेचने वाला शकील, सुनील, सत्तार पैदा होता है। जहां स्लम एरिया होता है वहां चाकू छुरी लगाने वाला पैदा होता है। इसलिए एक प्लान के तहत आपने बस्तियों को स्लम रखा जाता है। क्यों भैया? पूछो इन लोगों से। मैंने तो कहा था पिछली सभा में, आरटीआई डालो, डाले हाँ। आपको कच्चा चिट्ठा मिलेगा कि 10 साल में, 5-5 साल में आपके वार्ड के लिए महानगर पालिका से कितना फंड मिला। आपको आश्चर्य लगेगा, ताज्जुब लगेगा कि एक नगर सेवक को 15-15 करोड़ रुपए मिला। कुठे टाकलं रे बापू, विचार आता। अगर 15-15 करोड़ रुपए तुमको तुम्हारे 5 साल में मिले हैं तो मेरे बस्ती का जिम कहाँ है, मेरे बस्ती की लाइब्रेरी कहाँ है, मेरे बस्ती का हॉस्पिटल कहाँ है? पूछो। जिंदा हो तो बोलो, गूंगों की कोई जबान नहीं होती। क्या बात है पाशा साहब? अब तक मर के जियोगे ऐसे? अरे जिंदा हो तो बोलो, क्योंकि बुज़दिलों की कोई आवाज नहीं होती। अरे तुम जिंदा कौम के लोग हो। मोहल्ले में झगड़ा होने दो ना, देखो ना कैसा जिंदापन दिखाते। पूछो मत। अरे वही जिंदापन अभी पॉलिटिकल लाइन पे बताओ, वही जिंदापन अभी पॉलिटिकल लाइन पे बताओ। आओ निकलकर चारों तरफ से। मेरी बहना ने हिजाब का मुद्दा उठाया था। सरदार जी को देखकर मुझे खुशी हो रही है, आपको भी देखकर खुशी हो रही है। क्यों? कि शाहीन बाग में आपने अपना फ्लैट बेचकर खाना खिलाया। सरदार जी आपको देखकर खुशी हो रही है, क्योंकि सबसे पहले इस देश में हिजाब के समर्थन में आप खड़े हुए। मसला मुसलमान बच्ची के हिजाब का सेकेंडरी है। बात रखने का ढंग सीखो। ओवैसी साहब जो रखते हैं उसको कम से कम पढ़कर रखना सीखो। हमारे कायद ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम बच्चे का हिजाब का मसला सेकेंडरी है। पहला मसला यह है इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। अगर इस देश में संविधान रखना चाहते हो तो संविधान ने सरदार को पगड़ी पहनना या टकला रहना है उसको अधिकार दिया। मैं कौन होता हूं कल बोलूं सरदार को, सरदार ये पगड़ी नहीं चलेगी, कल गोल टोपी पहन के आना होगा। बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज योर फंड, ये आपका फंडामेंटल राइट है। मेरी बच्ची का हिजाब ये उसका फंडामेंटल राइट